स्वाति रायना। देश में ज्यादातर झगड़े प्रॉपर्टी के बंटवारे को लेकर ही होते हैं। देश की अदालतों में सालों साल तक इसके केस चलते हैं। इन सभी झगड़ों को रोका जा सकता है अगर आपकी वसीयत सही तरीके से लिखी गई हो, जिसमें कोई भी कंफ्यूजन ना हो। लेकिन कैसे तैयार की जाए ऐसी वसीयत जिसमें किसी भी तरह की अपारदर्शिता ना हो, जिसके आगे चलकर कोई कानूनी पचड़ा ना खड़ा हो आपके लिए? यही बताने के लिए आज हमारे साथ है जाने माने फाइनेंशियल प्लानर बलवंत जैन। बलवंत जी, आपका बहुत स्वागत है मनी गुरु में। कैसे हैं आप? बढ़िया, धन्यवाद स्वाति। बलवंत जी, आज आपने बहुत ही जरूरी टॉपिक लिया है मनी गुरु में, वसीयत का, विल का, कि कैसे सही तरीके से विल बनाएं। जैसे हमने शुरुआत में बोला कि प्रॉपर्टी को लेकर काफी घरों में झगड़े होते हैं जो कि काफी ज्यादा एक अगले मोड़ पर जा पहुंचते हैं। तो सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, वसीयत बनाना आखिर किन के लिए जरूरी होता है? क्या कोई भी वसीयत बना सकता है या इसके लिए कोई क्राइटेरिया होता है? और सबसे जरूरी, तैयारी कब से शुरू कर देनी चाहिए? देखिए स्वाति, ऐसा है, वसीयत कोई भी व्यक्ति बना सकता है बशर्ते वो मेजर हो, 18 साल से बड़ा हो, और अगर उसके लिए अगर गार्जियन अगर कोर्ट ने अपॉइंट किया है तो वो 21 साल के बाद में वसीयत बना सकता है। कब बनानी चाहिए? जैसे ही आपके हाथ में कोई भी असेट आ जाए, जरूरी नहीं कि कोई आप बड़ी प्रॉपर्टी खरीदें। आपके बैंक बैलेंस, आपने जैसे बैंक अकाउंट खोल दिया, बैंक अकाउंट में अगर कुछ पैसा है तो उसके लिए भी आप वसीयत बना सकते हैं। तो जैसे ही आपके हाथ में कुछ असेट आ जाए आप वसीयत बना सकते हैं। मतलब किसी के लिए आपको वेट करने की जरूरत नहीं। पर अपनी भारतीय मानसिकता है, सब लोग सोचते हैं नहीं मेरे को क्या होने वाला, मुझे कुछ नहीं होने वाला, मुझे अभी वसीयत बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये विचार से अपन लोगों को बाहर आना जरूरी है, और मतलब अपने पीछे जो अपने उत्तराधिकारी है उनको तकलीफ नहीं हो, इसके लिए जितना जल्दी हो उतना जल्दी वसीयत बना देनी चाहिए। तो जितना जल्दी हो उतनी जल्दी वसीयत बना देनी चाहिए। लेकिन आपने बताया कि ये बहुत जरूरी भी होता है, लेकिन क्या किसी तरह के क्राइटेरिया पर खरा उतरने की जरूरत इसमें होती है? तो क्राइटेरिया तो मैंने जैसे आपको बताया ना कि कोई भी व्यक्ति जो साउंड माइंड का है और मेजर हो गया है, 18 साल हो गया है या 21 साल अगर कोर्ट ने गार्जियन अपॉइंट किया तो वो वसीयत बना सकता है। उसके लिए कोई स्पेशल क्राइटेरिया एजुकेशन वाइज जरूरी नहीं है। इवन डेफ डम जो बहरे हैं या जो अंधे हैं वो लोग भी वसीयत बना सकते हैं। जी, आपने बहुत ही अच्छे से समझाया बलवंत जी कि आखिरकार वसीयत बनाने की शुरुआत करें तो कब शुरुआत करें। अब जैसे किसी ने 21 साल की उम्र के बाद अपनी वसीयत बनाई है, जाहिर तौर पर उसके प्रॉपर्टी में इजाफा होगा, वो कुछ और प्रॉपर्टी भी लेगा। ऐसे में अब जब बदलाव किए जाने हो वसीयत में तो कैसे किए जा सकते हैं? क्या मौजूदा वसीयत को ही रद्द करके दूसरी वसीयत ऐसे केस में तैयार की जा सकती है? देखिए स्वाति, ऐसा है कि आपने जो वसीयत बनाई है आप उसको जितनी बार चाहे उतनी बार बदल सकते हैं, और वसीयत को आप दो तरीके से बदल सकते हैं। एक तो जो आपकी एग्जिस्टिंग वसीयत है उसमें ही कोई संशोधन कर दें तो उसको तो कोडिसिल बोलते हैं, और दूसरा रास्ता है कि आपकी जो पहले वाली वसीयत है उसको आप निरस्त कर दें और एक नए सिरे से नई वसीयत बना दें। तो दोनों में से जो तरीका सूट करे आपकी नीड के हिसाब से आप वसीयत चेंज कर सकते हैं और रिवाइज कर सकते हैं। जी बलवंत जी, ये आपसे अब जानना चाहेंगे कि आखिरकार वसीयत को लिखना कहां पर चाहिए? जब एक डॉक्यूमेंटेशन होता है वसीयत का, ये भी जानना बेहद जरूरी होता है। क्या वो कोई स्टैम्प पेपर होता है, क्या किस तरीके का डॉक्यूमेंट होता है? दूसरी बात यह कि क्या जो वसीयत बनाई गई है उसे रजिस्टर्ड कराना भी उतना जरूरी होता है, और अगर रजिस्टर्ड नहीं कराया गया तो उसमें फिर क्या जाकर परेशानी होती है? देखिए स्वाति, पहले प्रश्न का जवाब जैसे आपने पूछा कि ये वसीयत स्टैम्प पेपर पे बनानी जरूरी है, लीगली ऐसा जरूरी नहीं है। आप कोई भी प्लेन पेपर पे अपनी वसीयत बना सकते हैं, परंतु अगर स्टैम्प पेपर पे बनी हुई है तो ऑन द फेस ऑफ इट उसकी थोड़ी वैल्यू ज्यादा दिखती है। दूसरा जो आपका प्रश्न है कि विल का रजिस्ट्रेशन जरूरी है क्या? कायदे के हिसाब से विल का रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है, पर जो विल बनाता है उसके हित में है कि वो विल रजिस्टर करवा दे, जिससे भविष्य में कभी भी अगर ये डिस्प्यूट हो जाए कि पहले वाली विल कौन सी है और बाद वाली कौन सी विल है, तो वो रजिस्ट्रेशन की डेट से पता लग जाएगा, क्योंकि जो लेटेस्ट वाली विल है उसको वैलिड माना जाता है और उसके पहले वाली जो विल है वो निरस्त समझी जाती है।
जी, बलवंत जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, अब कोई जो व्यक्ति है जो अपनी विल बना रहा है, वो ये लिखेगा कि उसके पास कितनी प्रॉपर्टी है घर के बारे में, या जो मटेरियल उसके पास है, मटेरियल प्रॉपर्टी है, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर हम जानना चाहे कि क्या हर किसी तरीके की जो आपके पास प्रॉपर्टी है उसका लिखना जरूरी है, चाहे वो शेयर्स भी हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो गाड़ी हो, क्या हर चीज का विल में मेंशन होना जरूरी हो जाता है? देखिए स्वाति, ऐसा है कि डिस्प्यूट नहीं होगा भविष्य में, क्लैरिटी के लिए जहां तक संभव हो आप जितनी असेट है उसका डिस्क्रिप्शन उसमें लिख दे, और वो असेट किसको जाएगी वो भी लिख दे। परंतु जरूरी नहीं है कि सब असेट का डिस्क्रिप्शन आप अपनी वसीयत में लिखें, और कुछ नहीं, आप एक लाइन की भी वसीयत लिख सकते हैं कि मेरा जो कुछ है मेरे बाद में मेरी वाइफ को जाएगा या मेरे दोनों बच्चों को बराबर बराबर हिस्से में जाएगा। तो ऐसा विल का कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है। तो आपको विल के लिए जो मैंने बताया कि आपको हर एक प्रॉपर्टी की या असेट की डिस्क्रिप्शन लिखना जरूरी नहीं है। परंतु एक बात ध्यान रखनी जैसी है स्वाति, कि वसीयत आप बनाएं और अगर आप अपनी प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन वगैरह अगर वसीयत में दे रहे हैं तो एक रेसिडुअल क्लॉज जरूर लिखें, जिसके तहत आप मेंशन कर रहे हैं कि जो भी प्रॉपर्टी इस विल में मैंने मेंशन की है, इसके अलावा कोई भी अगर प्रॉपर्टी बचती है या कोई भी प्रॉपर्टी भविष्य में मेरे हाथ में आती है वो किसको जाएगी, उसका प्रावधान भी आपको वसीयत में रखना जरूरी है, जिससे भविष्य में कोई भी विवाद खड़ा नहीं हो। कि आपने बेहद ही इंपॉर्टेंट पॉइंट दर्शकों को बताई है कि विल जो आपने बना दी उसमें आपने प्रॉपर्टीज के बारे में, एसेट्स के बारे में लिखा, लेकिन हाँ, जो आगे आने वाले एसेट्स है उसके बारे में भी एक पोस्ट नोट एक तरीके से उसका लिखना बेहद जरूरी होता है, जिससे आगे जाके कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो। अब रही बात ये कि किस तरीके से एक फॉर्मेट आपने बोला नहीं होता है, लेकिन जब वसीयत बनाई जा रही हो, गवाह का होना, जैसे हम विटनेस भी कहते हैं, क्या उतना ही जरूरी होता है? क्योंकि किसी को पता होना तो जरूरी है कि इस तरीके की कोई विल भी बनाई गई है। देखिए स्वाति, ऐसा है कि जो इंडियन सक्सेशन एक्ट है जो विल का रेगुलेट करता है, उसके हिसाब से विल पे कम से कम 2 गवाह का हस्ताक्षर होना जरूरी है, और वो जो विल में क्या लिखा है वो जो विटनेस है उनको बताने की जरूरत नहीं है। गवाह का रोल इतना ही है कि वो ये कभी भी भविष्य में डिस्प्यूट वो प्रमाणित करे कि ये व्यक्ति ने हमारे सामने विल बनाई है या उन्होंने एडमिट किया है कि ये विल मैंने बनाई है। मेरा एक सुझाव रहेगा, अगर संभव हो तो आपके जो फैमिली डॉक्टर है उनको 2 में से एक विटनेस बना दीजिए, जिससे भविष्य में अगर कभी भी डिस्प्यूट हो गया कि विल बनाते समय जिन्होंने विल बनाई है वो मानसिक स्थिति में नहीं थे विल बनाने के, तो डॉक्टर का विटनेस किया हुआ वो फेवर में जाएगा जो उत्तराधिकारी है उनके। जी, एक से ज्यादा भी क्या विटनेस हो सकता है? आपने कहा कि एक फैमिली डॉक्टर होना जरूरी है, एक फैमिली से तो हो गया, कोई ऐसा जानकार भी जो फैमिली से ताल्लुक ना रखता हो, जो टोटली फैमिली से किसी भी तरीके से रिलेटेड ना ही हो, ऐसा कोई केस होता है? देखिए स्वाति, ऐसा है कम से कम 2 विटनेस होने जरूरी है, और विटनेस कोई भी हो सकता है, फैमिली मेंबर भी हो सकता है या बाहर का भी हो सकता है। पर अगर कोई फैमिली या उत्तराधिकारी अगर विटनेस करता है और उसके हित में, उसके फेवर में कोई अगर प्रॉपर्टी जाती है या उसके स्पाउस के फेवर में कोई प्रॉपर्टी जाती है, तो जो विटनेस साइन करता है, जो उत्तराधिकारी विटनेस साइन करता है, उसको जो ये बिक्वेथ है, जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है विल के थ्रू, वो इनवैलिड हो जाएगी। परंतु जहां तक विटनेसिंग पार्ट का सवाल है, उनका जो विटनेसिंग है वो वैलिड गिना जाएगा। मतलब जो फैमिली मेंबर जो विटनेस कर रहा है या कोई भी व्यक्ति जिसको विल के अंदर प्रॉपर्टी मिल रही है और अगर विटनेस भी है, तो विटनेस बेनिफिशियरी नहीं हो सकता विल का। जी, विटनेस बेनिफिशियरी नहीं हो सकता है। अब वसीयत में कितनी प्रॉपर्टी किसको दी जा सकती है, ये भी एक सवाल उठता है। अब एक फैमिली में एक हेड ऑफ द फैमिली ने सोचा कि मुझे विल बनानी है, मैं अपने बच्चों में प्रॉपर्टी या जो जितने भी एसेट्स है वो बांटना चाहता हूं। अब कितनी प्रॉपर्टी किसके नाम की जाए या पूरी प्रॉपर्टी किसी के नाम की जा सकती है, क्या इसके लिए भी कोई नियम बनाए गए हैं? देखिए स्वाति, जो हिंदू लॉ है, जो हिंदू, सिख, जैन और बुद्धिस्ट को लागू होता है, उसके हिसाब से कोई भी व्यक्ति अपनी
संपूर्ण जायदाद किसी को भी दे सकता है, भले वो रिलेटिव नहीं हो। पर जो मोमेडन का पर्सनल लॉ है उसमें शिया जो सेक्ट है उनको छोड़कर कोई भी व्यक्ति अपनी वसीयत में 1/3 से ज्यादा हिस्सा किसी को भी नहीं दे सकता, इंक्लूडिंग उनके रिलेटिव है उनको भी, जो हेयर है उनको भी नहीं दे सकता। परंतु अगर हेयर को 1/3 से ज्यादा हिस्सा दिया है और अगर दूसरे जो उत्तराधिकारी है वो सहमति जताते हैं तो वो जो वसीयत है, वो जो 1/3 से ज्यादा हिस्सा देना, वो वैलिड हो जाएगा। जी बलवंत जी, कई लोगों के पास एक से ज्यादा प्रॉपर्टी होती है। मल्टीपल प्रॉपर्टीज के केस में क्या अलग अलग वसीयत बनानी चाहिए जिससे कि पता चले कि हाँ ये प्रॉपर्टीज है, इस प्रॉपर्टी के लिए ये विल है या इस प्रॉपर्टी के लिए ये विल है? क्योंकि कई लोगों के मन में सवाल उठता है कि एक में ही सारी इंफॉर्मेशन देना जरूरी हो जाता है। देखिए स्वाति, ऐसा है कि लॉ के हिसाब से व्यक्ति एक से ज्यादा विल भी बना सकता है, उसमें अलग अलग प्रॉपर्टी अपनी डिस्पोज ऑफ कर सकता है। परंतु एडवाइजेबल ये रहेगा कि आप एक ही विल बनाए जिससे भविष्य में कोई डिस्प्यूट नहीं हो, और आपकी जितनी भी प्रॉपर्टी है वो एक ही विल के जरिए आप बिक्वेत करें। परंतु कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है एक से ज्यादा विल बनाने पे भी कायदे के हिसाब से। जी, वसीयत के मामले में, विल के मामले में कुछ टेक्निकल टर्म्स सामने आते हैं जिस पर बलवंत जी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप बताएं। अक्सर हम वसीयत के संदर्भ में एग्जीक्यूटर का नाम सुनते हैं, आपसे जानना चाहेंगे आखिरकार एग्जीक्यूटर क्या होता है और वसीयतकर्ता क्या एक से ज्यादा एग्जीक्यूटर नियुक्त कर सकता है? स्वाति, ऐसा है कि एग्जीक्यूटर वो व्यक्ति है जो विल के अंदर उसका नाम दिया गया है, और जो विल बनाने वाला है वो उनको, एग्जीक्यूटर को इंस्ट्रक्शन देता है कि मेरे विल में जो मैंने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, जो मैं चाहता हूं जिस तरह से प्रॉपर्टी जाए, उसका इम्प्लीमेंटेशन का जो काम है वो एग्जीक्यूटर का होता है। और एग्जीक्यूटर, एक से ज्यादा एग्जीक्यूटर भी हो सकते हैं, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। परंतु अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो 2 एग्जीक्यूटर अपॉइंट करना चाहिए। और अगर एग्जीक्यूटर के नाम नहीं है विल में, तो जो उत्तराधिकारी है, लीगल हेयर है, या जिनको जो बेनिफिशियरी है विल में, उनमें से भी कोई भी व्यक्ति एज एन एग्जीक्यूटर काम कर सकता है। जी, वसीयत के बारे में एक और बात आपसे जानना चाहेंगे। वसीयत कब मान्य नहीं मानी जाती है, कब ऐसी कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं? मसलन वसीयत पर अगर वसीयतकर्ता के दस्तखत ही ना हो, या फिर वसीयत एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में लिखी हो, अंग्रेजी या हिंदी में लिखी हो, लेकिन ये भाषा वसीयतकर्ता को आती नहीं है, तो क्या ऐसे में जो वसीयत है वो मान्य होगी? देखिए, 2 प्रश्न है आपके। पहला प्रश्न, तो अगर वसीयतकर्ता ने साइन नहीं किया है, एक बात मैं बता दूं कि सिग्नेचर होना जरूरी नहीं है, कोई भी प्रकार का मार्क लगा सकता है जिससे जो विटनेस है वो प्रमाणित करे कि ये जो विल है वो फला व्यक्ति ने बनाई है। जहां तक दूसरा आपका प्रश्न है कि दूसरी कोई भाषा में अगर विल बनाई है, जहां तक जो विल जो जिसने बनाई है और जो वो भाषा समझता है, तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। परंतु जैसे कोई व्यक्ति है जो हिंदी समझता है, इंग्लिश नहीं समझता और इंग्लिश में विल बनाई है, तो यह प्रावधान है कि जो विल में जो लिखा है उसका इंटरप्रिटेशन है, उसकी समझ है, वो विल बनाने वाले को, कोई व्यक्ति को देनी पड़ेगी, जिसको इंटरप्रेटर बोलते हैं। और वो इंटरप्रेटर वो विल पे साइन करेगा और उसके साथ में ये नोट भी लिखेगा कि जो विल के अंदर जो सब लिखा हुआ है, मैंने जो विल बनाने वाला है वो जिस भाषा में समझता है उसमें मैंने उसको एक्सप्लेन कर दिया है, तो ये विल की वैलिडिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। परंतु अगर ये प्रूव हो जाए कि विल जिस भाषा में बनाई है और वो विल बनाने वाला भाषा समझता नहीं है और इंटरप्रेटर का साइन नहीं है, तो वो विल इनवैलिड हो जाएगी। जी, विल बनाते टाइम किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, ये भी हम जानेंगे बलवंत जैन जी से इस छोटे से ब्रेक के बाद। लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी गुरु।
आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे वसीयत बनाई जाती है, किन बारीकियों को ध्यान में रखने की जरूरत है जिससे कि आगे जाकर जमीन जायदाद को लेकर एक ही घर में, परिवार में किसी भी तरीके का झगड़ा ना हो। और इसी को अच्छे से समझाने के लिए हमारे साथ आज जाने माने फाइनेंशियल प्लानर बलवंत जी हैं। बलवंत जी, हम विल की, वसीयत की जो बहुत ही बारीकियां हैं वो आपसे समझ रहे हैं। एक केस मैं आपके सामने रखती हूं। अगर वसीयतकर्ता की मृत्यु हो जाती है, जो उसकी टैक्स की देनदारी होगी, जैसे कि इनकम टैक्स रिटर्न भरना है, वो कौन करेगा और वो कैसे किया जाएगा? देखिए स्वाति, ये दो भाग है। एक भाग तो है कि व्यक्ति ने वसीयत बनाई है, दूसरा भाग है व्यक्ति ने वसीयत नहीं बनाई है। अगर कोई व्यक्ति ने वसीयत बनाई है और जिसमें सब जो प्रॉपर्टीज है वो उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, बिखवेत कर दिए, तो जो डेट ऑफ डेथ है, जहां तक डेथ हुई है तब तक जो उनके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे। और चूंकि डेथ होते ही जो प्रॉपर्टी वो ऑटोमेटिकली वेस्ट हो जाती है बेनिफिशियरीज को, तो उनको इनकम टैक्स रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है और उस पर जो इनकम आएगी वो बेनिफिशियरीज के हिस्से में जाएगी, बेनिफिशियरीज को बतानी पड़ेगी। परंतु अगर ये मैं उल्टा बोल गया, ये जो इंटेस्टेट अगर डेथ हो गई, बिना वसीयत के अगर डेथ हो जाती है तो प्रॉपर्टी इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाती है, तो डेथ के बाद में रिटर्न नहीं भरना पड़ेगा। परंतु अगर विल के थ्रू अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है तो जब तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी तब तक जो एग्जीक्यूटर है वो इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करेंगे, जब तक पूरी की पूरी प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती है। जी हाँ बलवंत जी, वसीयत बनाने के टाइम पर एक और शब्द का प्रयोग किया जाता है जो कि प्रोबेट है, वो हम आपसे जानना चाहेंगे प्रोबेट होता क्या है, जब वसीयत बनाने की तैयारी होती है और ये कैसे काम आता है? नहीं, ये जो प्रोबेट है वो एक कायदा है कि जो वसीयत है उसका सर्टिफिकेशन पार्ट है। तो बॉम्बे, कलकत्ता और चेन्नई के जो हाईकोर्ट के ज्यूरिडिक्शन में जितनी भी जगह आती है, वहां पर अगर उस ज्यूरिडिक्शन एरिया में कोई भी अगर वसीयत बनाई गई है या अगर वसीयत बाहर कहीं बनाई है और प्रॉपर्टी ज्यूरिडिक्शन एरिया में है, तो जो कंपिटेंट कोर्ट है उसके पास जाके आपको विल को सर्टिफाई करवाना पड़ता है और इस प्रोसेस को प्रोबेट बोलते हैं। मतलब परंतु जब आप विल बनाते हैं तब आपको जो कुछ प्रोबेट करने की जरूरत नहीं है। परंतु जैसे मैंने बताया कि ये जो 3 हाईकोर्ट के ज्यूरिडिक्शन में अगर विल बनाई है या प्रॉपर्टी इन हाईकोर्ट के ज्यूरिडिक्शन में है तो आपको प्रोबेट लेना जरूरी है। जी, कई लोग ऐसे होंगे जो अपनी वसीयत बना चुके हैं और कई लोग ऐसे हैं जो कि अब अपनी वसीयत बनाएंगे। किन सावधानियों का ध्यान में रखने की जरूरत है जिससे कि कोई गड़बड़ी इसमें ना हो जाए? सबसे पहले उन लोगों के लिए बताइए जो अपनी वसीयत बना चुके हैं, क्या कोई बदलाव करने की जरूरत होती है? किन बातों का ध्यान उन्हें रखना चाहिए था अब तक? देखिए, ऐसा है कि जैसे आप डिस्कस कर चुके हैं हम लोग कि क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। जैसे आपको जो बेनिफिशियरीज है उनका डिस्क्रिप्शन एकदम क्लियर कट लिख देना चाहिए, प्रॉपर्टी है वो भी एलाबोरेटली लिख देना चाहिए, कौन सी प्रॉपर्टी किसको जाएगी, विटनेस होना चाहिए, जहां तक संभव हो एग्जीक्यूटर भी आप विल में मेंशन कर दीजिए जिससे भविष्य में कोई भी डिस्प्यूट नहीं हो। और मेरा सुझाव है कि जब ये विल, जब तक आप पहले तो आप बना दीजिए एक बार कोई टेम्परेरीली, परंतु जो प्रोफेशनल लोग हैं, जो सॉलिसिटर है या लॉयर की मदद ले लीजिए, क्योंकि ये प्रोफेशनल लोग हैं, एक्सपीरियंस लोग हैं, तो आपके विल की भविष्य में जो एग्जीक्यूशन है उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप जिस तरह से आपकी प्रॉपर्टी पास होने देना चाहते हैं वैसे हो जाएगी। तो आप विल जहां तक वो खुद नहीं बनाइए, प्रोफेशनल लोगों से मदद ले लीजिए। जी, प्रोफेशनल लोगों से मदद लेकर अगर आप विल बनाएंगे तो जो थोड़ी बहुत जिन बारीकियों की और जिन सावधानियों की बात की है बलवंत जी ने, वो आप बरत सकते हैं और कोई परेशानी आपको नहीं होगी। बहुत बहुत शुक्रिया बलवंत जी हमारे साथ मनी गुरु के आज के इस एपिसोड में जुड़ने के लिए और वसीयत यानी विल पर इतनी बारीकियों से और इतने अच्छे से दर्शकों को समझाने के लिए। तो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। यहाँ पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए।